कस्बा था। वहाँ महेंद्र अपने छोटे भाई देवेंद्र के साथ रहा करता था। देवेंद्र हमेशा से ही अपने परिवार के साथ शहर में रहने के कारण गांव बस गर्मियों की छुट्टियों में ही आया करता था। महेंद्र का खानदान कस्बे का सुखी खानदान था। न ज्यादा पैसों की लालच, न ज्यादा दिखावा। हमेशा खुश रहने की कोशिश करता। लेकिन देवेंद्र के खानदान के लोग जो कि शहर से आए हुए थे, उनके बच्चे हमेशा ही कुछ न कुछ नाटक किया करते थे। मैंने कहा ना तुमसे, आज हम घर पर बनाकर ही खाना खाएंगे। ज्यादा जिद मत करो। लेकिन पापा, मुझे ये खिचड़ी विचड़ी कुछ नहीं खाना, मुझे चाइनीज खाना है। अब मैं यहाँ से चाइनीज कहाँ से लाऊं? मैं खुद बासी चावल खा रहा हूँ। मैं अब और अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकता। देवेंद्र अपने मसले को लेकर अपने बड़े भाईजान के पास जाता है, जो उस वक्त कोयले के खदान में काम कर रहा होता है। भैया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तुम यहाँ, तुम्हें तो घर पे होना चाहिए था ना। मैं और मेरा परिवार खाना खाने के लिए भी तड़प रहा है। आप बड़े भाई होकर भी कुछ करते नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं फिर से शहर चला जाऊंगा। तुम सबके सामने यहाँ मेरा तमाशा बनाने आए हो। ये बातें तो घर पर भी हो सकती थी ना। महेंद्र थका हारा अपना काम करने के बाद देवेंद्र के साथ घर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि देवेंद्र की बेगम महिमा महेंद्र की बेगम रूपा से झगड़ा कर रही है। आप बड़ी होने के लायक नहीं है। आज तक कभी भी बड़े होने का कोई भी फर्ज नहीं निभाया है, जो इतना कह रही हैं। अरे जा कलमुही, न जाने शहर जाकर क्या खा लिया जो कस्बे को भूल ही गई हो। आपसे बात ही करना बेकार है। क्यों लड़ रही हो बेगम? चलो हम अपने घर के अंदर चले। महेंद्र रूपा के साथ अपने घर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि रूपा ने मसालेदार चटपटा दावत बनाकर रखा है। अरे वाह रूपा, तुमने तो आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। फिर देवेंद्र किस बात से लड़ रहा था? खाना तो बहुत अच्छा बना है। अब मैं क्या बताऊं? देसी चिड़िया विदेशी भाषा। घर में लाख अच्छी चीज हो, लेकिन उसे और उसके बच्चों को तो बाहर का ही खाना खाना है। एक तरफ देवेंद्र कस्बे के घर में बने स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा था। देवेंद्र की बेगम अपने बच्चों को मैगी बनाकर खिला रही थी। एक रात बीत चुकी थी। सुबह महेंद्र कोयले की खदान में काम करने के लिए निकल ही रहा था कि उसे देवेंद्र आंगन में बैठा दिखाई दिया और तभी से उसने उसे परेशान करने की सोची। रूपा, कल रात का खाना बहुत अच्छा था। सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा ठेला खोल लो, जहाँ तुम्हारे हाथ का बना खाना सब खा सके, एकदम अच्छा और मसालेदार। अरे जाइए, बड़े आए, जाकर मजदूरी कीजिए। अब भाई रात का खाना अच्छा खाया है तो जाकर मजदूरी भी मेहनत वाली होगी। उतने में ही वहाँ पर डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया। ये चिट्ठी देवेंद्र के नाम से है। देवेंद्र कौन है? जी मैं हूँ। कहिए, क्या बात है? ये चिट्ठी आपकी कंपनी से आई है, शहर से। ये लीजिए। जरूर मेरी तरक्की का पत्र होगा, मजा आ जाएगा। डाकिया चिट्ठी देकर वहाँ से चला जाता है। तभी देवेंद्र वो चिट्ठी पढ़ता है और रोने लगता है। क्या हुआ छोटे, इतना रो क्यों रहे हो? भारी नुकसान की वजह से कंपनी ने कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, उनमें से एक मैं भी हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देवेंद्र को रोता देख उसकी बेगम महिमा वहाँ आ जाती है। आप रो क्यों रहे हैं जी? क्या हो गया है? जरूर भाईजान ने ही कुछ किया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम तो पता नहीं क्यों परिवार तोड़ने के पीछे लगी रहती हो। मेरी नौकरी छूट गई। देवेंद्र के मुंह से इतना सुनते ही महिमा सहम जाती है। अब हम क्या करेंगे? बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बाकी है। कहाँ जाएंगे? किससे मदद मांगेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं, कैसे करूं? इतना कर्ज भी सर पर है। शांत हो जाओ। मैंने सुना है कि महिमा शहरी खाना अच्छा बनाती है। तुम उसका कारोबार गांव में करो, अच्छा मुनाफा होगा। मुनाफा तो होगा, लेकिन उतने पैसे नहीं है मेरे पास जो मैं नई दुकान डाल सकूं। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ कर्ज दे दूंगा। जब मुनाफा चलने लगे तो तुम आकर मुझे दोबारा दे देना। देवेंद्र महेंद्र से कुछ पैसे उधार ले लेता है
देवेंद्र साइकिल से शहर जाकर पिज्जा बनाने का सामान लेकर आता है। महिमा और देवेंद्र मिलकर पिज्जा बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। पूरे ठेले पर वो लोग पिज्जा रखकर बाजार में बेचने लगते हैं। ऐसा पिज्जा बना है जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाएंगे। पूरा कस्बा झूम उठेगा। हाँ हाँ, आओ पिज्जा खाओ, पिज्जा खाओ। कुछ देर आवाज लगाने के बाद ही वहाँ पर कुछ ग्राहक आ जाते हैं। अरे भाई, क्या बेच रहे हो? पिज्जा? हमने भी बहुत सुना है कि ये कुछ शहरी खाना है। जरा दो, हम भी खाकर देखें। हाँ, मुझे भी दे दो। और जैसे ही उन्होंने पिज्जा खाया, पिज्जा थूक दिया। ये क्या बना दिया है? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। ये कैसा पिज्जा है? इससे अच्छा तो हमारे कस्बे का खाना है। हाँ हाँ, चलो चलो, कितना बेकार है। पूरा दिन बीत चुका था, लेकिन कोई भी कस्बे वाला पिज्जा खाने नहीं आया। इस धंधे से परेशान होकर देवेंद्र ने अपनी सारी बातें बड़े भाईजान महेंद्र को बताई। तुम्हें किसने कहा शहरी खाना बेचने को? ये गांव है, यहाँ के लोगों को टिकाऊ और तंदुरुस्त खाना खाने की आदत है। तो फिर इसका आप कोई तरीका बताइए। एक काम क्यों नहीं करते? कुल्हड़ में कस्बे का देसी तड़का डालकर उसमें पिज्जा क्यों नहीं बनाते? मैं आपको लिख कर देती हूँ कि वो लोगों को बेहद पसंद आएगा। भाभी, आपने सही कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। महिमा को मैं समझा दूंगा। देवेंद्र ने रूपा की बात मानी और महिमा से कुल्हड़ पिज्जा बेहद सारे बनवाए और फिर उन्हें लेकर बाजार में ठेले पर बेचने चले गए और चिल्लाने लगा, कुल्हड़ पिज्जा, कुल्हड़ पिज्जा, देसी तड़के के साथ बिल्कुल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ ही देर में कुल्हड़ पिज्जा की खुशबू हर जगह फैल गई, जिसकी वजह से बेहद सारे ग्राहक वहाँ पर आ गए। जरा हमें भी बताओ, कुल्हड़ पिज्जा क्या है? जरा मैं भी तो खाकर देखूं। हाँ हाँ, मुझे भी दे दो। देखने में तो बेहद लजीज लग रहा है, आखिर खाकर तो देखूं। उन लोगों ने कुल्हड़ पिज्जा खाया और कहने लगे, मजेदार, मुझे मजा आ गया। मैंने शायद ही ऐसा कुछ जीवन में खाया है। बहुत खूब। और मेरे लिए भी 2 पैक कर दो। मैं घर ले जाकर अपने बच्चों को कुल्हड़ पिज्जा खिलाऊंगी। देवेंद्र और महिमा की आमदनी बेहद बढ़ गई थी। उन दोनों का कुल्हड़ पिज्जा बेहद अच्छा चलने लगा था। लोगों की भीड़ रहा करती थी वहाँ पर। देवेंद्र ने महेंद्र के दिए हुए पैसे उसे वापस लौटा दिए। तिलस्मी कुल्हड़ पिज्जा बेहद अच्छा चल रहा है। जादुई कुल्हड़ पिज्जा? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। एक दिन एक बूढ़े बाबा हमारे यहाँ आकर भीख मांग रहे थे और तभी मैंने उन्हें कुछ रोटियाँ खिलाई थी। मेरे अच्छे बर्ताव की वजह से उन्होंने मुझे तिलस्मी जड़ी बूटियाँ दी थी। उन जड़ी बूटियों को मैंने कुल्हड़ पिज्जा में डाल दिया था, जिससे कि उसका स्वाद और सुगंध पूरे बाजार में फैल गया था। ये सारी बातें सुनकर महेंद्र बेहद खुश हो गया। आखिर देवेंद्र है तो अपना भाई ही ना। मुझे तुम पर बहुत फख्र है। और इसी तरह देवेंद्र और महेंद्र एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दमादमपुर गांव में केतन अपनी बीवी रेखा के साथ रहता था। केतन अपने बेटे प्रवीण के साथ समोसे की दुकान चलाया करता था। केतन की समोसे की दुकान के सामने उसके बचपन के दोस्त मुन्ना की कुल्हड़ चाय की दुकान थी। केतन मुन्ना से हमेशा मिलने जाया करता था। क्या हाल है मुन्ना? आज तुमने अपने कुल्हड़ चाय की दुकान बहुत देर से खोली। इसी वजह से मुझे रेखा के हाथ की गंदी चाय पीनी पड़ी। माफ करना केतन भाई साहब, मगर मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसी वजह से मैंने आज दुकान थोड़ी देर से खोली। अरे तो डॉक्टर को दिखाकर दवा ले लो और आज आराम करो, सेहत का ख्याल रखो। जी मैंने दवा ले ली। और आपके दुकान पर आज खरीदार नजर नहीं आ रहे हैं? कैसे आएंगे? आज प्रणीत अपने दोस्त की शादी में गया है और दुकान पर समोसे वही बनाता है। जब प्रणीत आ जाएगा तब दुकान पर समोसे बनाकर वही बेचेगा। इतने में वहाँ पर प्रणीत आ जाता है। मुन्ना काका, एक चाय दे दीजिए, जल्दी दीजिए, क्योंकि दुकान पर समोसे बनाने जाना है।
एक काम करो, तुम जाकर समोसे बनाना शुरू करो, मैं तुम्हारी दुकान पर ही चाय भिजवा दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो बेटा, मैं लेकर आता हूँ। प्रणीत के जाने के बाद मुन्ना उनसे कहता है, आपका बेटा बहुत मेहनती है, दिन भर दुकान चलाता है, बहुत मेहनत करता है। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम चाय दो, मैं लेकर जाऊँ। तुमसे शाम को मिलूंगा, फिर बैठकर गप्पे लगाएंगे। प्रणीत अपने समोसे के दुकान पर दिन रात मेहनत किया करता था। दिन रात समोसे बनाकर उन्हें बेचने का काम किया करता था। लेकिन इस बात से प्रणीत का दोस्त मंगलू उससे बेहद जलता था। प्रणीत के समोसे की दुकान पर बेहद भीड़ रहती थी और मंगलू के मिठाई की दुकान हमेशा खाली रहती थी। बेटा मंगलू, कहाँ हो? ये देखो, प्रणीत ने तुम्हारे लिए समोसे भेजे हैं। जी मैं अभी आया। इसकी क्या जरूरत थी? मैं उससे जाकर मिल लेता हूँ। मंगलू सीधा प्रणीत की दुकान पर जाता है। लगता है दुकान बहुत अच्छी चल रही है। मुफ्त में समोसे बांट रहे हो। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैंने आज समोसे कुछ ज्यादा बनाए थे तो सोचा तुम्हें भी दे दूं। मुझे सब पता है, तुम ये सब जानबूझकर करते हो, मुझे नीचा दिखाने के लिए। तुम्हारी समोसे की दुकान मेरी मिठाई की दुकान से ज्यादा चलती है, इसीलिए। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। चुप रहो और अपना काम करो। मंगलू प्रणीत की दुकान में उससे झगड़ा करने के बाद वहाँ से चला जाता है और जाकर एक बगीचे में बैठ जाता है। ये प्रणीत का बच्चा अपने आप को सोचता क्या है? हालांकि समोसे अच्छे बनाता है, मगर मेरी मिठाई भी किसी से कम थोड़े ही है। इसका कुछ करना पड़ेगा। मंगलू मन ही मन बातें कर ही रहा था कि वहाँ पर गोलू आ गया, जो कि उस गांव का चोर था और जेल से कुछ ही दिन पहले छूटकर वापस आया था। अरे गोले भाई, तुम जेल से कब छूटे और यहाँ इस बगीचे में क्या कर रहे हो? मैं अभी पिछले हफ्ते ही छूटा हूँ। अब से चोरी करना मैं बंद कर दूंगा और एक आम जिंदगी जीऊंगा। आम जिंदगी में बहुत चोचले हैं गोलू भाई। बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? मंगलू गोलू को अपनी सारी परेशानी बताता है। तब गोलू उससे कहता है, अरे इतनी सी बात है, जाकर उसके समोसे में जमाल गोटा यानी पेट खराब करने की दवा मिला देता हूँ। और क्या, पूरा गांव जब उसके समोसे खाकर खेत की तरफ भागेगा तब मजा आएगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैंने तो तरकीब बता दी, बाकी अब सब कुछ तुम पर है। गोलू की बात सच है। मैं उसके समोसे में दवाई मिलाकर उसकी पूरी दुकान चौपट कर दूंगा। मंगलू अपने घर पर पूरी रात उसी ख्याल में डूबा रहता है और गोलू को कुछ रुपए देकर प्रणीत के समोसे की दुकान में दवाई मिलाने के लिए कहता है। आज के दारू का इंतजाम तो हो गया, उसके समोसे में दवाई डाल दूंगा और शाम को मस्त टिकाकर सो जाऊंगा। ये होती है जिंदगी, ऐसे जिंदगी, मजा आएगा। गोलू प्रणीत के समोसे की दुकान पर जाकर दवाई डाल देता है। उस दिन समोसे बहुत बिकते हैं। लोग दूर दूर से आकर दवाई मिला हुआ समोसा लेकर जाते हैं। देखा माँ, आज हमारे समोसे बहुत बिके। भगवान करे ऐसा ही कारोबार हमारा चलता रहे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि कुछ लोग अपना पेट दबाते हुए उनके यहाँ पर आ गए। ये तुमने समोसे में क्या मिला दिया? मेरे घर का पूरा पानी खत्म हो गया। खेत के घास से काम चलाना पड़ रहा है मुझे। तुम्हारे समोसे बहुत बेकार हैं। मेरा पूरा खानदान बाथरूम का चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। क्या मिलाया था तुमने समोसों में? मैं तो पहले से ही पतला हूँ, पूरा दिन जुलाब कर करके और पतला हो गया हूँ। दवाई वाले समोसे खाकर पूरे गांव को जुलाब हो गया था और यही सब वजह से प्रणीत के समोसे की दुकान चलनी बंद हो गई। आज के बाद तुम्हारी दुकान पर कोई नहीं आएगा, सब मिठाई खाएंगे, समोसा कोई नहीं खाएगा। प्रणीत की दुकान न चलने की वजह से मंगलू के मिठाई की दुकान खूब चलने लगी। इस बात से प्रणीत परेशान होकर मुन्ना की चाय की दुकान पर जाता है। क्या बताऊं मुन्ना काका, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, आज मैं बहुत परेशान हो गया हूँ।
बेटा, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। मुन्ना काका के मुंह से मामूली जिंदगी और बड़े ख्याल सुनकर प्रणीत अपने अब्बू को बुलाता है। पिताजी, यहाँ आइए। मेरे पास हमारी दुकान बचाने के लिए एक तरकीब है। क्या तरकीब है? आप खिचड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, क्यों ना हम अब खिचड़ी का कारोबार करें? इससे जो लोगों का पेट खराब है वो भी ठीक हो जाएगा, उन्हें हल्का खाना खाने को मिलेगा और हमारा जो कारोबार बिगड़ चुका है वो भी ठीक हो जाएगा। वाह बेटा वाह, तुमने क्या तरकीब निकाली है। हम ऐसा ही करेंगे। क्या मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ? हम कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर बेचेंगे। अरे मुन्ना भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? आप जरूर हमारे साथ हमारी कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान पर आ सकते हैं। केतन, मुन्ना और प्रणीत उसी दिन अपनी कुल्हड़ की खिचड़ी की दुकान खोलते हैं। केतन खिचड़ी बनाकर प्रणीत को देता है। प्रणीत उन्हें कुल्हड़ में डालकर लोगों को बेचने लगता है। आओ आओ, कुल्हड़ खिचड़ी खाओ। जिसका भी पेट खराब हुआ है यहाँ आओ और ये खा कर जाओ। पहले दिन मुफ्त इलाज। हाँ बेटा, तुमने पहले दिन मुफ्त करके बहुत अच्छा किया। अगर आज कोई ठीक हो गया तो कल से हमारी खरीदारी भी बढ़ जाएगी। पहले दिन ही कुल्हड़ खिचड़ी बहुत बिकी। उनके यहाँ बहुत सारे लोग आए। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि कुल्हड़ खिचड़ी खाने की वजह से उनका पेट साफ हो जाएगा, वो प्रणीत की कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान पर जाने लगे। मुझे मेरे पूरे खानदान के लिए कुल्हड़ खिचड़ी देना और इस बार थोड़ा ज्यादा देना। देखते ही देखते प्रणीत, मुन्ना और केतन की कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान बेहद चलने लगी। दोनों बाप बेटे और मुन्ना कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान बहुत अच्छे से चलाने लगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे भी कुल्हड़ खिचड़ी का हिस्सा बनाया। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि जब हमारे ऊपर मुसीबत थी तब आप हमारे साथ खड़े थे। ये सब देखकर गोलू और मंगलू सर पीटने लगे। गोलू को चोरी के इल्जाम में पुलिस ने फिर से पकड़ लिया और मंगलू अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान फिर से चलाने लगा, जो कि बिल्कुल नहीं चलती थी।